अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हाजी निजामुल मुल्क को देखा, जो कि उस्ताद इस फेजारी को उमर हयाम के घर लगने वाला तीर देते हैं ताकि इस फेजारी इसकी तफ्तीश कर सकें। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत हसन सब्बाह से होती है। हसन सब्बाह बातनियों के हेडक्वार्टर में मौजूद होता है और इस दौरान अब्दुल मालिक बड़ी ही परेशानी के साथ आगे पीछे टहल रहा होता है। इसी दौरान बहराम फिदाई भी यहाँ पर पहुँच जाता है और अपने सरबराह से कहता है, दाइये आला हजरत, मैं कमर बंद की रस्म के लिए बहादुरों को ले आया हूँ। लेकिन दोस्तों, अब्दुल मालिक चिल्लाता हुआ कहता है, कैसी रस्म बहराम, गजाली मरा नहीं है। बहराम और रुस्तम ये सुनकर दंग रह जाते हैं और फिर बहराम हकलाता हुआ कहता है, ये कैसे हो सकता है। फिर हसन सब्बाह कहता है, सल्जूकों ने हमारे साथ खेल खेला है। जाहिर है कि वो हमारे इस मंसूबे के बारे में पहले से ही जानते थे। अब्दुल मालिक कहता है, इस सब में गजाली को तीर मारने वाला आदमी भी शामिल है। इसी ने इन्हें खबर दी थी, इसे फौरन मार दो। बहराम फिर फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है और रुस्तम के हमरा इस कमरे में आता है जहाँ संजार और अरसलान ताश मौजूद होते हैं। बहराम आते साथ अपनी तलवार निकालता है और कहता है, शैतानों के जासूस, आहर हमने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया है। रुस्तम फिदाई कहता है, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान बोसकोश सिपाही भी यहाँ पर पहुँच जाता है और बातनियों की किछाड़ का दरवाजा तोड़कर बोसकोश अंदर दाखिल होता है और फौरन एक फिदाई को हलाक कर देता है। और इस फिदाई की सिसकने की आवाजें सुनकर बहराम और रुस्तम भी परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों, ये इशारा मिलने के बाद सांजार सिपाही अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालता है और कहता है, दरअसल अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। जलील कुत्तो, अरसलान ताश और सांजार दोनों ही सिपाही तलवारें निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बहराम ये देखकर रुस्तम के हमरा फौरन यहाँ से भाग जाता है। जबकि इसी दौरान दूसरे दरवाजे से कुछ बातिनी सिपाही भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सांजार अपने साथी अरसलान ताश के साथ इनसे मुकाबला शुरू कर देता है। जबकि बहराम रुस्तम से कहता है, तुम दाइये आला हजरत के साथ रहो, मैं मुकद्दस इमानतों की हिफाजत करूंगा। रुस्तम फौरन अपने दाइये आला की तरफ रवाना हो जाता है। जबकि इतने में सिपाही बोसकोश भी बातनियों का सिफाया करता करता यहीं पर पहुंच जाता है और रास्ते में आने वाले सारे सिपाहियों को हलाक करता जाता है। और इतने में अयाज सिपाही भी बोसकोश के साथ शामिल हो जाता है। जबकि दूसरी जानब सिपाही सांजार और अरसलान ताश भी फिदाइयों को मारकर फौरन बहराम की तरफ रवाना होते हैं। जबकि रुस्तम फिदाई फौरन अब्दुल मालिक के पास आता है और कहता है, ठिकाने पर हमला हो गया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और दोस्तों, ये बात सुनकर अब्दुल मालिक के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है और हसन फौरन कहता है, मुकद्दस इमानतें, इनका क्या होगा। रुस्तम फिदाई कहता है, बहराम दाई इन्हें ले आएंगे। अब्दुल मालिक फौरन अपना हंजर निकालता है और कहता है, हम इनसे लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, हसन सब्बाह फौरन अपने दाइये आला का बाजू पकड़ता है और इन्हें रोक कर कहता है, दाइये आला हजरत, हमें यहाँ से जाना होगा। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर देख लिया तो मैं बेनकाब हो जाऊंगा। अब्दुल मालिक फौरन रुस्तम की जानब देखता है और रुस्तम फिदाई भी हसन सब्बाह की बात से इत्तफाक करता है। और फिर अब्दुल मालिक फौरन एक सीढ़ी की मदद से अपने ठिकाने से भाग निकलता है और इसके साथ साथ हसन सब्बाह और रुस्तम भी यहाँ से भागने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी जानब मलक तापार दिखाया जाता है, जो कि ऊपर जमीन पर बातनियों के ठिकाने पर हमला करते हैं और इनके मुकाबले के लिए
चारों अतराफ से बातनी सिपाही नमूदार होते हैं। बालाबन सिपाही और आइदोदो सिपाही भी इस दौरान मलक तापार के हमरा बातनियों का शिकार करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते मलक तापार कई दुश्मन फिदाइयों का खात्मा कर देते हैं, जबकि बालाबन सिपाही एक हाथ से तलवार और एक हाथ से तीर कमान चलाता हुआ दुश्मन की सफों को तहस नहस कर देता है। जबकि सुरंग के अंदर बहराम फिदाई भी फौरन हेडक्वार्टर आता है और मुकद्दस इमानतें पकड़े हुए फौरन सीढ़ियों से भाग निकलता है। जबकि सिपाही सांजार भी बहराम का पीछा करते करते यहाँ पर पहुँच जाता है और इस खुफिया कमरे में सीढ़ियों को देखकर सिपाही सांजार कहता है वो जरूर इसी तरफ से फरार हुए होंगे। सांजार भी फौरन इन सीढ़ियों से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों इतने में अचानक कुछ फिदाई यहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कि सांजार और अरसलान ताश पर एक जबरदस्त हमला करते हैं। फिर दोस्तों सांजार अपना इरादा बदल कर इनका मुकाबला करना शुरू कर देता है और चंद ही सेकंडों के अंदर सांजार और अरसलान ताश अपने पीछे लगे सब बातनियों का सिफाया कर देते हैं और फौरन सीढ़ियों से बाहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानब दोस्तों अब्दुल मालिक और हसन सब्बाह रुस्तम के हमरा सुरंगों से भागते हुए दिखाई देते हैं। अब्दुल मालिक इस दौरान कहता है तो इन शैतानों ने हम पर अंदर से हमला किया है, अब ये बहराम कहाँ रह गया है। रुस्तम कहता है मुकद्दस इमानतों को लेने की जिम्मेदारी इनकी है। हसन सब्बाह फिर कहता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इस तरफ चलें, वो हमें ढूंढ लेगा। हसन सब्बाह सामने की तरफ इशारा करता है और फौरन अपने दाइये आला को लेकर यहाँ से भाग निकलता है। जबकि इतने में बहराम भी सीढ़ियां चढ़ता हुआ यहीं पर पहुंच जाता है और इतने में सिपाही सांजार और अरसलान ताश भी यहाँ पर ही पहुंच जाते हैं। एक चौक पर आने के बाद सांजार कहता है अरसलान ताश तुम दूसरी तरफ से जाओगे, मैं मुकद्दस इमानतों की तरफ जाता हूँ। फिर अरसलान ताश ऐसे ही करता है और फौरन दूसरे रास्ते की तरफ भागता है, जबकि सिपाही सांजार फौरन बहराम की जानब भागता है। फिर दोस्तों ऊपर मैदान में लड़ने वाला बोस्कोश सिपाही दिखाया जाता है जो कि मलक तापार के हमरा सारे फिदाइयों को मार चुका होता है। और फिर मलक तापार कहता है बोस्कोश सांजार कहाँ है। बोस्कोश हाँपता हुआ कहता है हम इसे अंदर नहीं देख सके, हमने सबको मार दिया है, सांजार बाहर होगा ये सोच कर ही हम वहाँ से बाहर निकल आए हैं। मलक तापार कहता है और मुकद्दस इमानतें इनका क्या हुआ। आइदोदो सिपाही कहता है हम इन्हें भी नहीं ढूंढ सके मलक हजरत। मलक तापार ये सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है अंदर जरूर कोई खुफिया रास्ता होगा, आओ इस तरफ चलते हैं। दोस्तों सब बातनियों को मारने के बाद मलक तापार फौरन सुरंगों की तरफ भागते हैं, जबकि फिर दूसरी जानब बहराम फिदाई दिखाया जाता है जो कि कामयाबी से सुरंगों से बाहर आ जाता है और सिपाही सांजार इसका पीछा करता करता वो भी सुरंगों से निकलता है और बहराम के पीछे भागता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब हसन सब्बाह दिखाया जाता है जो कि दाइये आला से कहता है अगर मैं बर वक्त गजाली के जिंदा होने का पता ना चलाता तो अब तक हम इन शैतानों के कब्जे में होते। अब्दुल मालिक ये सुनकर बड़ा परेशान होता है, जबकि फिर रुस्तम फिदाई एक लकड़ी को आग लगाए हुए फौरन अपने दाइये आला के पास आता है और कहता है ये तैयार है दाइये आला। फिर दोस्तों अब्दुल मालिक कुछ सोचने के बाद रुस्तम फिदाई को इशारा करता है, जबकि इतने में इनका पीछा करने वाला अरसलान ताश भी इसी मकाम की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन अरसलान ताश का हाथ इस दौरान दीवार पर लगता है जो कि गीली होती है। अरसलान ताश फिर अपने हाथ को सूंघ कर कहता है ये तो मिट्टी का तेल है। फिर अरसलान ताश सीढ़ियों पर हाथ लगाता है और यहाँ भी हर तरफ मिट्टी का तेल गिरा होता है। अरसलान ताश फिर हाँपता हुआ कहता है ये तो एक जाल है। अरसलान ताश फौरन वापस की तरफ भागता है और साथ में चिल्लाता जाता है ये एक जाल है। जबकि इन सीढ़ियों के ऊपर खुफिया रास्ते के इख्तिताम पर अब्दुल मालिक कहता है रुस्तम मशल फेंक
फेंक दो ताकि वो हमारा पीछा ना कर सके। रुस्तम अपना सर खम करता है और फौरन अपने हाथों में मौजूद मशल सुरंग में फेंक देता है। जबकि इतने में मलक तापार भी सुरंग में पहुंच जाता है, लेकिन आगे से अरसलान ताश भागता हुआ इनके साथ टकराता है। मलक तापार कहते हैं, अरसलान ताश सांजार कहाँ है? अरसलान ताश फौरन कहता है, उन्होंने खुफिया रास्ते पर जाल बिछाया है ताकि हम इनका पीछा ना कर सके। उन्होंने हर तरफ मट्टी का तेल छिड़क दिया है। सांजार दूसरी तरफ गया है और मुकद्दस इमानतों के साथ बहराम भी उसी जानब भागा है। मलक तापार कहता है, तो फिर हम भी उसी तरफ जाएंगे। चलो सिपाहियों, फौरन यहाँ से निकलो। फिर दोस्तों सारे सिपाही सुरंग से बाहर की तरफ भागते हैं और इतने में सुरंग में एक धमाका होता है और हर चीज तहस नहस हो जाती है। फिर दोस्तों दूसरी जानब एल्चिन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि अपने भाई को छुड़ाने के लिए जिंदान के करीब आती हैं, जहां पहरे पर सल्जूक फौजी तैनात होते हैं और यहाँ पर अनातोलिया के सिपाही भी ताजरों के भेस में पहुंच जाते हैं ताकि वो एल्चन खातून की मदद कर सके। इतने में एक जासूस आता है और एल्चन खातून से कहता है, पिछली तरफ से हमें दाखिल होने के लिए एक जगह मिल गई है। एल्चन खातून फिर कहती हैं, भाईजान बस सब्र करें, दोबारा मुलाकात का वक्त आ गया है। एल्चन खातून फिर कहती हैं, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। एल्चन खातून खुफिया रास्ते से जिंदान में दाखिल होती हैं और आगे सल्जूक सिपाही खड़े होते हैं, जो कि अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जबकि एल्चन खातून, बोर्चिक खातून और इनके सिपाही फौरन इन सल्जूक फौजियों से मुकाबला करते हैं और कुछ ही देर में इन्हें मार गिराते हैं। एल्चन खातून फौरन जिंदान के पास आती हैं और एक सल्जूक फौजी की जेब से जिंदान की चाबियां निकालकर फौरन दरवाजे का ताला खोलती हैं और साथ में बोर्चिक खातून से कहती जाती हैं, हम भाईजान को बचाएंगे। लेकिन दोस्तों दरवाजा खुलने पर आगे किलेज अरसलान नहीं बल्कि सुल्तान मलक शाह खुद मौजूद होते हैं, जो कि मुड़कर फौरन पीछे देखते हैं और अपने सामने सुल्तान मलक शाह को देखकर एल्चन खातून के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि बहराम के पीछे भागता जाता है, यहाँ तक कि ये दोनों एक पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद बहराम मुकद्दस इमानतों को एक पत्थर के पास रखता है और इस दौरान दूर खड़ा योरगोस भी पीछा करता करता यहाँ पहुँच जाता है और ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। इधर दूसरी जानब सिपाही सांजार बहराम से कहता है, तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, मैं तुमसे तुम्हारा हर राज उगलवाऊंगा। बहराम कहता है, तुम मेरी जान तो ले सकते हो लेकिन हमारे राज नहीं, वो भी तब अगर तुम मुझे हरा सको। बहराम फौरन अपनी तलवार निकालता है और सांजार पर हमला करता है, लेकिन दोस्तों सांजार सिपाही अपने पहले ही वार में बहराम को गिरा देता है और बहराम वक्ती तौर पर बेहोश हो जाता है। इधर सिपाही सांजार फौरन मुकद्दस संदूक के पास आता है, जबकि दूर खड़ा योरगोस कहता है, ये वही है, खुदा ने मुकद्दस संदूक के साथ इसे भी मेरे कदमों में ला फेंका है। फिर दोस्तों योरगोस का एक सिपाही दूर से तीर चलाता है, जो कि मुकद्दस इमानतों के पास जा लगता है और सांजार फौरन पीछे हट जाता है। सांजार मुड़कर पीछे देखता है और सामने कमांडर योरगोस अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है और फिर चारों अतराफ से बाजंतीनी सिपाही नमूदार होते हैं, जो कि सांजार को हर तरफ से घेर लेते हैं और सिपाही सांजार इन्हें देखकर बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अकेला नहत्ता सांजार अब दर्जनों बाजंतीनियों में घिरा होता है। और इतने में कमांडर योरगोस भी यहाँ पर पहुँच जाता है। सांजार कहता है, तुम कौन हो? योरगोस कहता है, मैंने तुम्हारे खैमे में दाखिल होकर तुम्हारे लिए एक पैगाम छोड़ा था, क्या तुम भूल गए हो? सांजार गुस्से से कहता है, ताजर में खाइल।
یورگوس کہتا ہے ہاں بالکل صحیح۔ پھر دوستو یورگوس اپنی تلوار اور خنجر نکالتا ہے اور اسے ایک دوسرے پر رگڑ کر سانجار سے کہتا ہے اب انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ سانجار، میرے بھائی کے دل میں تیر مارنے کی قیمت تم اپنی جان سے چکاؤ گے۔ پھر دوستو سانجار اپنے ماضی کے وقت کو یاد کرتا ہے جب اس نے الیکسیوس کے دل میں تیر مار کر اسے ہلاک کیا تھا۔ سانجار کہتا ہے تو وہ کتا تمہارا بھائی تھا، ہم نے تمہارے اتحادی باطنیوں کو ختم کر دیا ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ پھر دوستو دوسری جانب ملک تاپار اور بوسکوش سپاہی دکھائے جاتے ہیں جو کہ کامیابی سے باطنی سرنگوں سے تو نکل چکے ہوتے ہیں، لیکن انہیں ابھی تک سانجار کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا اور سارے سپاہی جنگل میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ارسلان تاش کہتا ہے اس سے آگے نشانات نہیں ہیں، وہ کس طرف جا سکتے ہیں؟ ملک تاپار کہتا ہے سپاہیوں آس پاس پھیل جاؤ اور ہم اس طرف جاتے ہیں۔ پھر دوستو سارے سپاہی 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور سانجار کی تلاش شروع کر دیتے ہیں، جبکہ پھر دوستو دوسری جانب پہاڑی کی چوٹی پر موجود کمانڈر یورگوس دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی تلوار تیز کرتا ہے اور اتنے میں اس کے سپاہی سانجار پر حملہ کرتے ہیں، لیکن سانجار 2 دشمن سپاہیوں کو ایک ساتھ ہی تلوار چلا کر ہلاک کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر سارے بازنطینی سپاہی سانجار پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن یورگوس انہیں روکتا ہے اور کہتا ہے پیچھے ہٹو۔ یورگوس اپنی تلوار کو دیکھ کر کہتا ہے اب ٹھیک ہے، یہ کافی تیز ہو گئی ہے۔ پھر دوستو یورگوس سانجار پر حملہ کرتا ہے اور سانجار بڑی ہی بہادری سے یورگوس کا مقابلہ کرتا ہے اور ایک ہاتھ سے لڑتے ہوئے بھی سانجار ایک مرتبہ یورگوس کو گرا دیتا ہے اور سانجار پھر یورگوس پر اپنی تلوار چلانے ہی لگتا ہے، لیکن ایک بازنطینی سپاہی سانجار کی ٹانگ میں تیر مارتا ہے جس سے سانجار لڑکھڑانے لگتا ہے اور یورگوس اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سانجار کہتا ہے دوگلے آدمی، تمہارے بھائی کے مر جانے کے باوجود وہ تم سے زیادہ معزز تھا۔ یورگوس کہتا ہے جنگ زیادہ معزز نہیں ہے بلکہ وہ انتقام ہے جس کی وجہ سے لوگ جیتتے ہیں۔ یورگوس دوبارہ سانجار پر حملہ کرتا ہے، لیکن زخمی ہونے کے باوجود سپاہی سانجار یورگوس کو دوبارہ گھٹنوں کے بل بٹھا دیتا ہے۔ یورگوس دوبارہ اٹھتا ہے اور سانجار پر اپنا تیسرا حملہ کرتا ہے۔ سانجار سپاہی اپنی تلوار سے یورگوس کی تلوار کو روکتا ہے اور پھر یورگوس کہتا ہے تمہارے ٹکڑے کر دینا میرے انتقام کے لیے کافی ہے۔ پھر دوستو یورگوس دوبارہ سانجار پر ایک زوردار وار کرتا ہے، لیکن سانجار اپنی کلائی سے اس وار کو روک دیتا ہے اور یورگوس کو ایک مکہ مارتا ہے جس کی وجہ سے یورگوس ایک مرتبہ پھر سے گھٹنوں کے بل گرتا ہے، لیکن اس کا سپاہی سانجار کی دوسری ٹانگ میں بھی تیر مارتا ہے جس کی وجہ سے سانجار اب بالکل لڑکھڑانے لگتا ہے، لیکن یورگوس کی بازو پر اس دوران سانجار ایک زخم لگا چکا ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب دوستو تورنا خاتون کے پاس موجود سانجار کا دیا ہوا پھول بھی مرجھا جاتا ہے اور تورنا خاتون روتی ہوئی کھڑکی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں میرا دل سرد ہو گیا ہے۔ تورنا خاتون کے آنسو بہتے جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب کمانڈر یورگوس سانجار سے کہتا ہے گھٹنے ٹیکو، گڑ گڑاؤ، لیکن سانجار اپنی تلوار کی مدد سے زخمی پاؤں ہونے کے باوجود بھی کھڑا رہتا ہے، لیکن پھر دوستو یورگوس تلوار کے ایک زوردار وار سے سانجار کی تلوار گرا دیتا ہے اور پھر یورگوس سانجار کے سینے پر تلوار سے وار کرتا ہے جس کی وجہ سے سانجار مکمل طور پر نیم مدہوش ہو جاتا ہے اور درد سے کراہنے لگتا ہے۔ پھر یورگوس سانجار کا گریبان پکڑتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں نہیں ماروں گا جب تک کہ تم گھٹنے نہ ٹیکو، گڑ گڑاؤ سانجار، گڑ گڑاؤ، لیکن سانجار سپاہی یورگوس کا گلا دباتا ہے اور اسے خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ساتھ میں سانجار پھر کہتا ہے میں مر جاؤں گا پر گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ یورگوس اس دوران سانجار کے پاؤں میں لگا تیر نکالتا ہے اور اسے سانجار کے جسم میں گھونپ دیتا ہے۔ اب سانجار کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور سانجار درد سے کراہنے لگتا ہے اور یورگوس کہتا ہے میرے بھائی کو بھی
तुमने इसी तरह मारा था ना। योर्गोस सांजार को तीर से खींचकर ऊपर उठाता है और फिर फौरन अपना मारा हुआ तीर इसके जिस्म से बाहर निकालता है। दूसरी जानब दोस्तों तूरना खातून रोती हुई सांजार के फूल से कहती हैं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रख सकी। कुदरत ने मुझे ये इशारा दिया है कि ये मोहब्बत मर चुकी है। जबकि दूसरी जानब कमांडर योर्गोस कहता है, तो तुम मर जाओगे मगर घुटने नहीं टेकोगे सांजार। सांजार नीम मदहोश होता है जबकि योर्गोस कहता है, तो फिर ठीक है मरो। दोस्तों इधर तूरना खातून सांजार का फूल खिड़की से बाहर फेंक देती हैं, जबकि दूसरी जानब योर्गोस सांजार को पहाड़ से नीचे गिरा देता है और इस दौरान सांजार के हाथ में तूरना खातून का दिया हुआ नीला रुमाल होता है। इधर तूरना खातून कहती हैं, अब से ये दिल इस मोहब्बत को तर्क करता है। और दोस्तों यहीं इस किस्त का इख्तिताम होता है।